गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन आ रहा है बराबर? ठीक है, चलो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 1 देखा था, 4th पॉइंट तक देखे थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एनडीए, एसएससी या रेलवेज या जो भी इंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन है उसके अंदर सारा ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म में सेंट्रॉइड है ना। 4th पॉइंट हम पार्ट 1 तक देख चुके थे। पार्ट 1 में 4th पॉइंट देख चुके हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम 5th पॉइंट देखेंगे, है ना। सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं। x1, x2, x3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड आर। अब देखिए सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? सेंट्रॉइड उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर मीडियन किसी ट्रायंगल का मीट करता है यानी मिलता है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट जैसे पी क्यू और आर एक ट्रायंगल है। ठीक है, और मान लेते हैं सी इसका क्या है? सेंट्रॉइड है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्या मान लेता हूँ? सेंट्रॉइड मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और R का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो सेंट्रॉइड जो C है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अब सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? इंटरसेक्शन। सेंट्रॉइड की बात करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या है? अगर मेरा पीसी सी आर और ये क्यू आर को मैंने पॉइंट से मीट करा दिया जो सेंटर सी है, अगर ये मीडियन है तो ध्यान से रखिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो एक चीज हमें ध्यान रखना होगा। मान लीजिए ये ए है, ये इसको मैंने बी मान लिया और इसको मान लिया सी। तो एक चीज और हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ट्राइंगल्स में, ठीक है, कि PC इज टू सी। अगर C मेरा सेंट्रॉइड है या मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल है, अगर PA मेरा मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल है जो वर्टेक्स P को कट करता है, ठीक है, या इंटरसेक्ट करता है, तो इसके लिए इसका जो रेशियो होता है, या PC इज टू सी है ना, इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, उसी तरह से QC इज टू CB इज इक्वल टू, हालांकि जब हम ज्योमेट्री का पार्ट हम डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, QC इज टू CB का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। उसी तरह से RC, यानी आप देख रहे हैं कि मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ? वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। RC इज टू, अच्छा ये C नहीं लेते हम लोग, O मान, चलिए ABC लिया ना, तो K L और ये M ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? PC इज टू CK, है ना, क्योंकि CC सेम हो गया था ना। फिर QC इज टू CL, ठीक है, और RC इज टू CM की वैल्यू क्या आएगी? 2:1। ये इंटरसेक्ट करता है, यानी ये पॉइंट, ये 2 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट हो गया, टोटल 3 पार्ट में है, तो 2:1 का रेशियो हो गया। अब मैं पूछूंगा कि मुझे बताइए RM इज टू RC क्या होगा? तो आप बोलेंगे RM इज टू RC, या RM इज टू RC। तो RM को हम कैसे लिख सकते हैं? RM को कैसे लिख सकते हैं? RC प्लस CM, RC प्लस CM। और मैंने पूछा RM इज टू RC, RM इज टू RC। मुझे RC का रेशियो कितना था हमारा, बताइए? ये 2 था। RM का रेशियो की बात करें तो RM क्या होगा? RC प्लस CM। RC कितना रेशियो है? 2, और CM कितना रेशियो? 1। ठीक है, RC की बात करेंगे तो RC यहाँ से यहाँ तक कितना रेशियो? 2, तो क्या आ जाएगा? 3:2। क्लियर? लेकिन ये पार्ट है ज्योमेट्री का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जो आपके पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट अवे आपसे पूछा जाएगा कि एक ट्राइंगल दिया है, उसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अच्छा, कुछ लोगों का डिस्प्ले नहीं हुआ था, मैं रिपीट कर देता हूँ। PC इज टू CK का वैल्यू, PC इज टू CK का वैल्यू कितना आ गया, रेशियो आ गया 2:1। QC इज टू CL का रेशियो कितना आया, 2:1। RC इज टू CM का रेशियो कितना आ गया, 2:1। ठीक है, RM इज टू RC पूछूंगा तो RM का मतलब कितना हो गया, अगर ये 2 है तो ये 1 हो गया, ये वाला 2 है तो ये 1 हो गया, ये QC 2 है तो ये CL कितना हो गया, 1 हो गया। तो RM की वैल्यू कितनी आएगी, RC प्लस CM। RM का रेशियो कितना है, 2। RC का रेशियो कितना है, 2 है, और CM का रेशियो कितना, 1 है। तो 2 + 1 कितना गया, 3, और RC का रेशियो कितना है, 2। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब 3:2 इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया 3:2। तो 3:2 आ गया इसका। ठीक है, चलिए इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम डिटेल में करेंगे, हालांकि ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधा सीधा इसका सेंटर पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, क्वेश्चन 1 दिया आपका, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 10, 7, 9, 5 and 5,6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला मान लीजिए पॉइंट P है हमारा 10,7, Q पॉइंट क्या है हमारा 9,5 और R पॉइंट क्या है हमारा 5,6। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3। तो x1 + x2 + x3, तो x1 की वैल्यू कितनी, 10 + 9 + 5 अपॉन कितना, 3। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, आप समझ पा रहे हैं, ये x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या आएगा इसका, 7 + 5 + 6 अपॉन 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 10 + 9 19, 19 + 5 is 24, 24 अपॉन 3 is 8। ठीक है, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 अपॉन 3 is 6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, 8,6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेंट्रॉइड के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 5, 3, 4, 6 और 8, 8, 2। तो चलिए x कोऑर्डिनेट मुझे बताइए सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट बताएंगे तो क्या होगा, 5 + 4 + 8, 5 + 4 + 8 अपॉन 3। समझ पा रहे हैं? y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3, 6 और 2, 3 + 6 + 2 अपॉन क्या, 3। 5 और 9 और 8 17, यानी 17/3। और इसका कितना है, 6 3 9 तो 11, 11/3। तो यानी x, y जो सेंट्रॉइड है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 17/3 और 11/3। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया इन सेंटर, क्या दिया है, इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हमारा, इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलते हैं, जब एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना। मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है आई, है ना, आई को मान लिया इन सेंटर और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसका मतलब इन सेंटर, यानी अगर हम ये लाइन खींच रहे हैं तो इसका मतलब दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, मतलब इट डिवाइड्स द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, या एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। इन सेंटर किसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर को बोलते हैं ना, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, है ना। हर कोई एंगल को अगर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसको एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। 3 पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास, और i क्या है हमारा, इन सेंटर। आई इन सेंटर इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो a x1 y1 x2 y3 x3, तो ट्राइंगल BC = a। मान लिया कि ये ट्राइंगल है, तो a कोऑर्डिनेट के सामने, या फिर हम कह सकते हैं
ए वर्टेक्स के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए। बी के सामने वाले को बी बोलेंगे और सी के सामने वाले को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए बी सी इज इक्वल टू ए, सी ए इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू बी, और बी ए इज इक्वल टू सी। क्लियर है, बी ए इक्वल टू सी मान लिया, ये सी है आपका। ठीक है, चलिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, है ना। ठीक है, हैविंग वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड हैविंग अनदर वर्टिसेस एट 6,0 एंड 0,6। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो पहले हम क्या बनाएंगे, ओरिजिन बनाएंगे, राइट, क्योंकि एक वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन का पॉइंट ये वाला होगा। दूसरा दो वर्टिसेस कहाँ पे, 6,0 और 0,6। 6,0 का मतलब एक्स एक्सिस में 6 पॉइंट्स और वाई एक्सिस में 0, यानी कुछ भी नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 6,0। वाई एक्सिस में क्या होगा, इस वाले पॉइंट की बात करेंगे 0,6, यानी एक्स में कुछ भी नहीं रहेगा और वाई में कहा जाएगा 6 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 0,6। क्लियर है, तो इसको मैं मिला देता हूँ, मेरे पास बन गया क्या, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। चलिए अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, वैल्यूज की बात करेंगे, तो मुझे बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स का क्या वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 6 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक y की वैल्यू क्या है, y यानी इसका लेंथ कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 6 है। सही बात है। अब चूंकि ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर या प्लस बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, रूट अंडर 36 प्लस 36 रूट 72। रूट 72 का मतलब क्या होता है, 2 रूट 6, 6 6 36 और इंटू 2 रूट 72। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी। 2 रूट 6 नहीं भाई, 6 रूट 2, 6 रूट 2 सॉरी, 2 रूट 6 नहीं, 6 रूट 2, 6 रूट 2, हाँ सही है 6 रूट 2। ठीक है, 6 6 36, 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरे पास निकल चुका है, चलिए मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 हम मान लेते हैं ये है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये x1 y1 है, x1 y1, और ये क्या हमारा x2 y2। आप चाहो तो ऊपर वाले से भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये x1 y1 है, ये आप x2 y2 मान लो, कहीं से भी कोई कुछ लोगे चलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, x2 y2, और इसको मान लिया मैंने x3 y3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली हमें क्या ए बी सी की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ए बी और सी। अभी तक हम ये दोनों का वैल्यू निकाल चुके, ए हमने मान लिया है, अगर ये ए है और ये बी है आपका, और ये क्या है सी है, ये ए है और ये बी है और ये क्या है आपका सी है। तो x1 की वैल्यू बात करते हैं। x1 के लिए हम क्या करेंगे, x1 क्या है हमारा 0, y1 की वैल्यू बताइए क्या है। चलिए x1 का पूरा पार्ट कवर कर लेते हैं पहले, है ना। x1 का 0, x2 का भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 की बात करें तो कितना आएगा, x3 की वैल्यू कितनी है 6 है ना। चलो y1 की बात करते हैं, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे, बताइए आप। y1 6 है, y2 कितना है हमारा 0, y2 कितना है हमारा 0, और y3 कितना है हमारा 0 है, y3 कितना हो गया 0। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए अब हमें वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू बताइए कितना आई है, a की वैल्यू इसके सामने वाला वैल्यू 6, b की वैल्यू कितनी है आपकी, तो आप बोलेंगे इसके सामने वाला कितना है 6 रूट 2, और c की वैल्यू कितनी है हमारे, c के सामने वाला क्या है 6 है। ठीक है, तो मैं इन सेंटर पूछूंगा x को y बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन c। ax1 यानी a का मतलब 6, x1 का मतलब 0, प्लस bx2 यानी b का वैल्यू 6 रूट 2 इंटू x2 का मतलब 0 प्लस cx3, c का मतलब 6, x3 का वैल्यू 6। ठीक है, समझ पा रहे हैं, अपॉन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c मतलब 6 प्लस 6 रूट 2, 6 प्लस 6 रूट 2 प्लस 6।
समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बढ़ते हैं, कॉमा फिर आएगा क्या हमारा ay1 मैं देखो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, फटाफट फास्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए अभी चूंकि जो बिगिनर है उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो हमारा क्या है बोलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा ay1 मतलब 6, y1 का मतलब इंटू 6 प्लस by2 का मतलब b कहाँ पे हमारा 6√2 इंटू y2 का मतलब 0 प्लस c का मतलब 6 और y3 का मतलब कितना 0 प्लस a प्लस b प्लस c, तो वही सेम टू सेम रह जाएगा 6 प्लस 6√2 प्लस 6, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा 6, यानी ये क्या आ जाएगा 36/12 प्लस 6√2, तो ये क्या आ जाएगा 36/12 प्लस 6√2, समझ पा रहे हैं? इस वाले वैल्यू की बात करें तो ये तो 36 है, ये 0 और ये भी वही, तो 36/12 प्लस 6√2, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली हमारा 36/12 प्लस 6√2, और ये आ जाएगा 36/12 प्लस 6√2। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे आप, अगर 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 36 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस √2, कॉमा 36/6 कॉमन लेंगे 2 प्लस √2, तो 6 6 36 तो क्या आएगा 6/2 प्लस √2 और 6/2 प्लस √2, समझ पा रहे हैं? तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, कुछ कटा तो नहीं था, दिख रहा है ना, 36 प्लस 36/6 प्लस 12 प्लस 6√2, और ये क्या है 36/12 प्लस 6√2। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन एंड इट्स फॉर्म्स, है ना, स्ट्रेट लाइन और उसके अलग अलग फॉर्म्स जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए जनरल फॉर्म ऑफ एक स्ट्रेट लाइन आपको पता होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और स्लोप क्या होता है -a/b, माइनस तो लगा दे, a क्या है हमारा x का कोऑर्डिनेट और b क्या है हमारा y का कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया -a/b, है ना, जो कर्व होता है, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर m क्या हो गया स्लोप हो गया, m क्या हो गया स्लोप हो गया, और c इज ए इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस पे जो c का जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट टर्म c हो गया, जो y इंटरसेप्ट का वैल्यू रहेगा, ठीक है, जो y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस ये हमारा, ये y एक्सिस है, और ये क्या हमारा x एक्सिस, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्या है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में क्या किया गया हमने, चलिए मैं फिर से बना देता हूँ आप लोगों के लिए, टाइम बचाने के लिए मैं पहले लिख देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट, है ना, डिस्टेंस b फ्रॉम इट, मुझे बताइए ये अगर ओरिजिन है 0 है ना, और यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया, राइट, कहा जा रहा है लाइन एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट्स x फ्रॉम इट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू b। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये ओरिजिन है ना, तो ये वाला क्या होगा, ये x एक्सिस है और x एक्सिस है, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया पैरेलल खींच दिया, किसके x एक्सिस के जो लाइन पैरेलल खींचा है, तो ये वैल्यू कौन सा होगा, मान लिया यहाँ पर, यहाँ से लेकर इसकी वैल्यू आएगी 0, राइट, तो ये y एक्सिस का लाइन हो गया, मतलब x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी y इक्वल टू b, यानी सिर्फ ये वाला लेंथ यूज होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। x एक्सिस की लाइन की हम बात करें तो अब x एक्सिस में y की वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगा हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यहाँ से ये y 0 होना स्टार्ट हो गया था, क्लियर, बट यहाँ पे क्या y की वैल्यू b है जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन की तरह चलते चलेगा, क्लियर है कि नहीं। चलिए तो इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस हो गया y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू b हो गया क्या, ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम इट। अब देखिए क्या है, इस बार क्या ये वाई एक्सिस था, ये वाई एक्सिस की एक पैरेलल लाइन हमने खींच दिया, और वाई एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो x की कुछ वैल्यू होगी ना, मान लो कि 5,0 है, तो 5,0 यानी 5 एक्स एक्सिस में चलेंगे। अब ऊपर से नीचे कुछ है नहीं वैल्यू, तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। फ्रॉम इट इज गिवन बाय x इक्वल टू ए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू ए, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्व बना देना, ऐसा लाइन नहीं खींचना है, ठीक है। क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल क्या होता है, इनफाइनाइट तक वो स्ट्रेट लाइन जाता है विदाउट एनी कर्व, ठीक है। इज गिवन, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, तो y एक्सिस में क्या होगा, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो ये y एक्सिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा x लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू b की जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7.4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ना, मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है, m दिया हुआ है, और वो जो है किसी एक पॉइंट से होके गुजर रहा है, राइट। मतलब इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1, x1 y1 कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, और हमारे पास स्लोप क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हमें निकालना पड़ेगा दो अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स फॉर्म, अगला इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म्स। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स a x1, y1, मान लीजिए ये a है और हमने इसको मान लिया x1, y1, ठीक है, एंड b x2, y2, तो यहाँ पे मैंने b लिख लिया और ये क्या आ गया, x2, y2 इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ये सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट्स है, तो हमें दो पॉइंट दिए तब को स्लोप निकालना पड़ेगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, जबकि y2 माइनस y1 क्या है, हमारा स्लोप है, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये क्या हो गया, हमारा स्लोप ऑफ द लाइन हो गया। क्लियर है, तो मान लीजिए ये पॉइंट जो होगा कहीं पे भी होगा, y माइनस y1, ये दोनों इसका हम स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप m आ जाएगा, तो हम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 कर लेंगे तो हमारा स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। और स्लोप निकल जाएगा तो हम स्ट्रेटली आसानी से क्या निकाल पाएंगे, इस इक्वेशन का लाइन निकाल, इस लाइन का क्या निकाल पाएंगे, इक्वेशन निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7.6 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द एक्सिस ऑफ x एंड y इज गिवन बाय x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। देखिए स्ट्रेट वाली बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके लिए, x इंटरसेप्ट हो गया, x वाला पार्ट जिसको हम डिनोट करते हैं a, 0, यानी a इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, a आ गया, और y एक्सिस के y इंटरसेप्ट पे हमारी वैल्यू जो आ गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या वैल्यू आ गई, b आ गई, तो ये b हो गया y इंटरसेप्ट और ये हो गया x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट फॉर्म में हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, 0 और ये 0 है, तो x माइनस 0 अपॉन a प्लस y अपॉन 0 माइनस अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारा। देखिए क्या दिया, फाइंड द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 cuts the x axis and y axis, cuts the x axis and y axis, also find the length intercepted by the line between the axis। जरा ध्यान से देखिएगा, अब देखिए बात कहा गया, क्या गया है, कट द x axis, है ना, क्या लिखा है, cuts the x axis and y axis। मुझे बताइए कि x एक्सिस और y एक्सिस को कट करने वाला जो फॉर्म होता है लाइन का वो कौन सा होता है, मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे कि ये a होता था और ये क्या होता था, b होता था, सही बात है, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं कट करने वाला x एक्सिस और y एक्सिस पे कौन सा फॉर्म होता है,
इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है भाई? किस फॉर्म में होता है ये? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये होता है, राइट। यानी यहां पर अगर हम बात करें, ये तो ऑरिजिन है मेरा, सही बात है, और ये क्या होता था? a, 0 और ये क्या होता है? 0, b। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है, ठीक। अब मेरे पास जो दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है एक स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन है 2x - 3y = 0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा इस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? 2x - 3y = कितना दिया है? 12 दिया है। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या जाएगा? 2x/12, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, 3y/12 = 12/12। सही बात है। अगर सब जगह मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? x/6 कट जाएगा ये, और ये -y/4 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, और ये क्या आ जाएगा? y/4 = कितना? 1। ये आ गया मेरा। तो मुझे बताइए, ये जो 6 होता था, यानी x इंटरसेप्ट 6 हुआ, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ? x का इंटरसेप्ट क्या आया? बोलिए, 6,0 आया। समझ पा रहे हैं? क्लियर? यानी 6,0 का मतलब 6 आ गया। y अपॉन क्या है? 4। तो ये क्या होता था? y इंटरसेप्ट होता था 4, यानी ये क्या हो गया? 4 हो गया। आप समझ पा रहे? ये 4 हो गया, और ये कितना आ गया? 6 आ गया, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया पॉइंट कौन सा आएगा, तो पॉइंट कौन सा आएगा बताइए जरा? पॉइंट कौन सा आएगा? 6,4 आएगा। क्लियर है? अच्छा चलिए, एक बात और बताइए, क्या मैं 6,4 डायरेक्ट लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। इसके पीछे वजह है, मुझे बताइए। हमें तो पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पे बीच में प्लस आना चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x/6 प्लस y/-4 = 1। आप समझ पा रहे हैं? तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया? जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में कट करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट 6,0। x एक्सिस पे किस पे कट करेगा? तो स्ट्रेट लाइन कट्स x एक्सिस एट किस पॉइंट? x एक्सिस पे किस पे कट करेगा? 6,0 पे, एंड y एक्सिस एट y एक्सिस पे किस पे कट करेगा? 0, b की वैल्यू कितनी आई है? -4। 0, -4। ठीक। अब आगे क्या कहा गया है? ऑल्सो फाइंड द लेंथ इंटरसेप्ट बिटवीन द लाइन। तो इसका मतलब इन दोनों का लेंथ भी पूछा गया। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? ये वैल्यू हमारा क्या आया था बताइए जरा? ये वैल्यू आ गया था आपका 6,0, और ये क्या है? 0, -4। सही बात है। अब मैं बोलूंगा लेंथ पूछा है इस इंटरसेप्ट का कितना है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो लेंथ कितना आएगा? लेंथ की बात करेंगे तो √ऑफ क्या आ जाएगा बताइए? √ऑफ 6² प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 36 प्लस 16, 6 6 12, 5 52। तो ये क्या आ जाएगा? 2√13 आ जाएगा, राइट? सही है, लिख सकते हैं। 2 × 2 × 13, तो क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो इंटरसेप्ट का वैल्यू आ गया 2√13, और ये वैल्यू क्या आ गई? x एक्सिस को 6,0 पे कट करेगा, y एक्सिस पे -0, -4 पे इसलिए ये लाइन कट करेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? आसान है? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? बट 0, -4 ऊपर नहीं हो सकता, ये बात आपको पता चलना चाहिए, राइट? तो 0, -4 कहीं ना कहीं नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। ये तो मैंने डायग्राम के हिसाब से बता दिया आपको, बट 6,0 तो ठीक है, बट 0, -4 कहाँ आएगा? अगर हम बात करेंगे, देखिए, अगर ये कहेंगे आप 6,0 तो सही बात है, लेकिन मैं बोलूंगा 0, -4 कहाँ आएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर आएगा। कहाँ आएगा? 0, -4। आप समझ पा रहे हैं? यानी इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस जैसा रहा होगा, है ना? ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था 6,0, राइट? बट 0, -4 कहीं ना कहीं यहाँ 1 2 3 -4, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये इक्वेशन लाइन 0, -4 और 6,0 पे क्या करेगा? कट करेगा। और ये जो आया क्या आ गया? y इंटरसेप्ट आ गया, और ये क्या आ गया? x इंटरसेप्ट आ गया। क्लियर? लेंथ वही आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 √52, 2√13। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज एंड पॉइंट्स आर 4, 6 एंड 10, 8 है ना। एंड पॉइंट्स मतलब एक बात तो समझ में आया, 2 पॉइंट्स है ना, कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट्स वाला क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा, अभी बताया था 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। आप बोलेंगे कि स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, y माइनस, बोलो क्या बोल रहे हो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और क्या आएगा x माइनस x1। सही बात है, यही अब 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। चलिए मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन से 2 पॉइंट्स दिए हमारे पास, मुझे एक एक करके बताते जाइए 2 वैल्यूज क्या है। मुझे बताइए x1 y1 की वैल्यू क्या आएगी, राइट। x1 y1 को मैं मान लूँ 4, 6 चलेगा आपको, तो आप बोलेंगे x1 की वैल्यू 4 हो गई और y1 की वैल्यू क्या आ गई 6। सही बात है। x2 y2 दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं, तो इसकी वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 10, 8, ठीक है। उसके हिसाब से x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, सही है। और y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। समझ पा रहे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, y2 माइनस y1, ये सब वैल्यूज है, हम पुट करेंगे और आसानी से हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है जी, तो 6 है। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 6 बाय x2 माइनस x1, 10 माइनस 4, ठीक। x माइनस x1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, x माइनस 4, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। चलिए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। चलिए 3 उधर से चला जाएगा, तो 3y माइनस 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 4। सही चल रहा है ना जी, बोलो, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ, चेक करो जरा वैल्यूज को। चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। चलो तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर हम क्या देखो, या तो हम इसको काट सकते हैं या नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी क्या होता है बिना काटे वो वैल्यूज दे देते हैं फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं x माइनस क्या आ जाएगा, x माइनस 3y, और माइनस 18 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 18 इधर है और उधर 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, बोलो माइनस का 14। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 14। क्लियर है। तो जिस भी फॉर्म में दिया जाए उस फॉर्म में हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था हमारा, ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है 2x माइनस 6y प्लस 28 इक्वल टू 0। और देखिए हमने यहाँ से 2 काटा ना, 2 3 जा, इसीलिए ये वैल्यू चेंज हो गई है, राइट। अगर हम नहीं काटते तो हमारा सेम टू सेम आंसर यही आता। क्लियर है। तो 3y माइनस करके मतलब 6y माइनस 36 करते तो हमारा ये वैल्यू आ जाता। क्लियर है, समझ पा रहे, करके बताने की जरूरत तो नहीं, ठीक है। तो हमने ये काट लिया है, तो इस हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम टू सेम आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्म ऑप्शन में किसी भी तरह से दिया जा सकता है आपका। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट नंबर 8 है ना, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। 2 लाइंस है हमारे, मान लो पहला लाइन है AB और दूसरा लाइन क्या है हमारा CD। उन दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, एंगल थीटा। तो अगर मुझे 2 लाइन के एंगल के 2 लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब 2 लाइंस अभी तो आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बट 2 लाइन पैरेलल भी तो हो सकते हैं। अगर मैं कहूंगा कि 2 लाइन पैरेलल है,
अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी उसके बीच, अब देखो आप कंडीशन, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा। अगर एंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या हो जाए, जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। टेन थीटा, अगर टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, यानी इसका मतलब ये बात पक्का पता चला कि थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि मैं थीटा इक्वल टू जीरो डायरेक्ट बोलूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों का स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस में अगर हम बात करेंगे, इफ द स्लोप ऑफ टू लाइंस इज m1 m2, मान लो ये स्लोप m1 है, पहले का स्लोप m1 है और दूसरा का स्लोप m2 है, तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू तो ये हो गई। लेकिन पैरेललिज्म हो उसके लिए स्लोप ऑफ टू लाइंस इज m1 m2 एंड इफ दे आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये बात पता चला कि पहले का स्लोप जो है और दूसरे का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। समझ पा रहे हैं इस चीज को, यानी स्लोप का फर्स्ट का लाइन का और सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, समझ पा रहे, इक्वल अगर स्लोप है तो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूंगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मतलब अगर हमें पता लगाना है कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, राइट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, मतलब लेंथ निकालना है कितना लाइन परपेंडिकुलर, या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, यानी कोई पॉइंट से क्या लेंथ है, राइट, क्या लेंथ है मुझे निकालना है, और एक पॉइंट दिया x1 दिया है y1, क्या दिया है, x1 y1, यानी मतलब x1 y1। ठीक है, तो पॉइंट x1 को 2a लाइन, तो ये मान लो ये लाइन है हमारा, लाइन कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, अगर पॉइंट इस टाइप से भी है, x1 y1 है हमारे पास, और मैं बोलूंगा ये लेंथ निकालिए। ठीक है, ये लेंथ निकालिए, तो एट पॉइंट x1 y1, और कोई इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, तो आप बोलेंगे ax प्लस by प्लस c, सही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, सही बात है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। तो उसका अगर हमें लेंथ तो परपेंडिकुलर निकालना है तो मॉड में डालना, हमें पता है कि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो ax प्लस by प्लस c होना चाहिए स्टैंडर्ड, लेकिन वो चूंकि वो पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, x और y पॉइंट को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर वो x1 y1 अगर x y पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम x और y की जगह पे क्या रख देंगे, x1 रख देंगे, x की जगह पे x1 रख देंगे और y की जगह पे क्या रख देंगे, y1 रख देंगे, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे, जब हम ओरिजिन से अगर हमारा कोई लाइन गुजर रहा है, यानी ओरिजिन से निकल रहा है हमारा पॉइंट, तो इसका मतलब x एक्सिस तो 0 हो जाएगा, y एक्सिस भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म, यानी c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ पा रहे हैं इस चीज को, इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा जो हम वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, दिया फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 111 इज इक्वल टू 0, है ना, दो एंगल दिया। देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बोला था tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोला था, प्लस माइनस m1 माइनस, मैंने बोला था m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, सही बात है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे वजह क्या है, ये किस में दिया हुआ है, मॉड में दिया, और कोई चीज मॉड में दिया जाए इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, नोट कर लो एक बार। समझ पा रहे हैं इस चीज को, आगे बढ़े, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, दो लाइन दिए हुए हमारे पास, पहला लाइन क्या, लाइन 1 क्या दिया इक्वेशन, x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0।
अब मुझे बताइए ये लाइन 1 है तो इससे क्या निकलेगा, मेरा स्लोप m1 निकलना चाहिए, सही बात है, बोलिए स्लोप m1 निकलना चाहिए। अब मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि हमारा स्लोप निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, राइट। यानी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही बात है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो m होता है यही क्या है, हमारा स्लोप है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में y चाहिए, तो मैं y को साइड में रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, चलो मैं लिख रहा हूँ 3y और ये उधर चला जाएगा, सही बात है, बोलो। अगर मैं इसको लेके आता हूँ 3y हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, 13 प्लस एक्स, सही बात है। तो x प्लस 13 लिख सकते हैं, x प्लस 13। तो मुझे बताइए x के आगे क्या छिपा है, 1 छिपा हुआ है। चलो अब हम ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, 1/3x प्लस 13/3, समझ पा रहे हैं इसको। और ये 1/3 जो निकला ये क्या हो गया, स्लोप m1 निकल गया। क्या निकल गया, स्लोप m1, समझ पा रहे हैं। ये y इक्वल टू mx प्लस c, तो c की जगह पे ये आ गया, m की जगह पे क्या आ गया, 1/3। चलिए अब हम लाइन 2 की बात करते हैं ना, अब बात किसकी करेंगे, लाइन 2 की बात करते हैं। लाइन 2 का इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 2y माइनस 111 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 2y माइनस 111 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। अब मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो y चाहिए, सही बात है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए मुझे, y चाहिए, तो मैं 2y को इधर ही रहने देता हूँ। अब उधर क्या भेज दूंगा, तो ये 111 प्लस 111 आ जाए, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चाहिए। तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स को पहले रख लेते हैं, प्लस 111 ऐसे रख दिए। अब मैं क्या करूँ, m चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ y चाहिए मुझे, 2y नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू यहाँ पे -1/2 नीचे आ जाएगा, सही बात है। x प्लस 111/2 नीचे इधर भी डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका मतलब m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m2 की वैल्यू आ गई -1/2। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। आगे आगे निकालते हैं वैल्यू। चलिए अब मेरे पास वैल्यू मैं निकाल देता हूं आपके लिए, नोट कर लो एक बार। चलिए हमारे पास m1 की वैल्यू क्या आ गई, मुझे बताइए। m1 की वैल्यू क्या आ गई है, तो आप बोलेंगे 1/3, सही बात है। m2 की वैल्यू कितनी आ गई है, बोलिए। m2 की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2, समझ पा रहे हैं। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सही बात है, ठीक है। प्लस माइनस आगे है ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वैल्यू m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू कितनी है बताइए, आप बोलेंगे अब ये तो मॉड में रहेगा, ये तो आपको पता ही है, मॉड में रहेगा तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी है जी, 1/3 माइनस m1 माइनस m2, यानी माइनस ऑफ माइनस m2 1/2, ठीक है। 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू कितनी है 1/3 और m2 की वैल्यू कितनी है -1/2, सही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2, सही बात है। और ये जाएगा 1 प्लस, अब प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1/6, तो ये क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। और ये 2 प्लस 3, इसमें भी 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 माइनस 1/6, तो कितना आ जाएगा 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6 अपॉन 5/6, कट करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मुझे बताइए tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, यानी tan थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल पूछा गया आपको, tan इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे 45 डिग्री, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगी, ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री जो दिखेगा आपका वो आंसर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ कि अभी मैंने जो बोला था आपको कि अगर मैं बोल रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2,
अगर मैं मॉड नहीं भी लगाता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो मॉड अगर मैं नहीं भी लगाता हूं तो वैल्यू पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव आए या वैल्यू निगेटिव आए, थीटा की वैल्यू तो निकलेगी ही निकलेगी, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो मॉड मॉड जनरली हम कहाँ लगाते हैं, जब मुझे लेंथ निकालना होता है। तो अभी हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 2,3 टू ए लाइन 3x + 4y = 7 + 7 = 0, ये दिया आपको। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोला था किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1 बताया था क्या आता है, मॉड। इसमें मॉड लगाना जरूरी है, क्यों लगाना जरूरी है भाई, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। समझ पा रहे, नीचे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होगा जो वैल्यू हमारा नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सीधा सीधा बात है, a की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू क्या है, अब मुझे बताओ x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। बस आपको क्या करना है, a की जगह पे, चलो a का वैल्यू कितना है, 3 है, b का वैल्यू कितना है, तो 4 है, c का वैल्यू कितना है, 7। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। a का वैल्यू 3 लिख दिया, x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू 4 है, प्लस y1 मतलब 3, प्लस c का वैल्यू 7 अपॉन कितना, √a² + b², a² + b² मतलब ये दोनों, सही है ना। तो √3² + 4², मॉड लगा दीजिए, नीचे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा, mod ऑफ 6 + 12 + 7 अपॉन कितना, 9 + 16 = 25, 12 और 6 18, 2 20, 5 25, मॉड का 25 अपॉन 25 का रूट, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5। कौन सा ऑप्शन है, 5, अच्छा ये वाला है ना, 5 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां तक तो क्लियर हो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9 है ना, कॉन्सेप्ट 9 देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, है ना। अभी तक हम देखे थे परपेंडिकुलर की बात किए थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ये 2 पैरेलल लाइन है ना, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं पूछूंगा इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस d या p से आप बताए डिनोट करेंगे, तो डिस्टेंस क्या है। तो पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, ax1 + by1 + c1 = 0, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन का लाइन क्या होगा, ax2 + by2 + c2 = 0। तो इन दोनों का इक्वेशन का मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। एक बात तो पक्का है, दोनों अगर पैरेलल है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो सब क्या होगा, इक्वल होगा, सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। 2 पैरेलल लाइंस whose equations are, तो ये पहले बता दिया कि दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। और पैरेलल का इक्वेशन अगर दिया है ये दोनों, ठीक है, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉड में रखेंगे हम c1 - c2 अपॉन √a² + b²। परपेंडिकुलर पे क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर में फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको लिखा चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो c1 और c2 दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस अपॉन mod ऑफ a² + b²। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। और इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं चेंज ऑफ एक्सिस। क्या दिया हमारा, चेंज ऑफ एक्सिस। चेंज ऑफ एक्सिस का मतलब क्या, ओरिजिन को हम किसी दूसरे जगह पे क्या करते हैं, शिफ्ट कर दिए, यानी ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिए या हम एक्सिस को भी चेंज कर दिए, एक ही बात है, ठीक है। ओरिजिन 0,0 शिफ्टेड टू न्यू पॉइंट h, k। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा स्मॉल एक्स एक्सिस है ना, ये कौन सा है, स्मॉल एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस शिफ्टेड, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है, स्मॉल एक्स एक्सिस है, इस आप यहाँ पे ओरिजिन था पहले मेरा,
अब मैंने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया h के नए पॉइंट पे, क्या कर दिया, नए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। अब मुझे h पे शिफ्ट किया तो यानी h इंक्रीज कर दिया हमने, और ऊपर चले गए तो इसका मतलब k पॉइंट ऊपर चले गए। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, मतलब ओरिजिन को हम जब शिफ्ट किए तो h आगे बढ़ गए और k ऊपर चले गए, तो पॉइंट हमारे ओरिजिन से उठ करके कहाँ आ गया, h के नए पॉइंट पे आ गया। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। xy refer to the old axis, right? Then the coordinates of the point xy यहाँ पे पहले पॉइंट क्या था, x, y था। refer to the old axis to the point x, y, कैपिटल x, कैपिटल y। तो ये जो डिनोट हो रहा है h, k, वो कैपिटल x और कैपिटल y के टर्म से हम लिखेंगे, ठीक है, कि कितना इंक्रीज हो गया। refer to the new axis can be related with the relation x इक्वल टू, तो मैं बोलूंगा कि मुझे बताइए नया कोऑर्डिनेट जो निकल कर आया है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे नया जो आप शिफ्ट करके लाए हैं कैपिटल x प्लस एच अपॉन इज इक्वल टू स्मॉल y की बात करेंगे कैपिटल y प्लस k, यानी बड़े वाले एक्सिस में आप देखो ये स्मॉल एक्सिस था, स्मॉल कोऑर्डिनेट x, y, फिर चेंज किया हो गया h, k, ये हो गया था कैपिटल x और ये हो गया था कैपिटल y। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन में मेंटेन कर सकते हैं, x में वो टर्म हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तो नया वाला कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और y में k वाला कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो नया कोऑर्डिनेट निकल। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा दिया है पॉइंट में 11 में देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, अगर दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस एट द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो दो इक्वेशंस दे रहेंगे, हम उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के फॉर्म में यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर दो इक्वेशन दिया है स्ट्रेट लाइन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो एंगल जो आएगा थीटा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1a2 प्लस b1b2। ये कॉमन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये कॉमन टर्म हो गया। इसी का यूज करके अलग कौन सा लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, राइट, कोइंसिडेंट है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, चाहे किसी को एग्जाम हो, एनडीए का हो, एसएससी का हो, स्ट्रेट अवे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो पहला हम देखते हैं, अगर लाइन पैरेलल है, यानी दो लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, इक्वल है, तो कंडीशन ये है कि a2b1 माइनस a1b2, यानी ऊपर का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों 0 हो जाएगा तो a2b1 इक्वल टू a1b2 हो जाएगा। अब a1 a2 नीचे लेकर आएंगे तो a1 बाई a2, अब b1 ऊपर इधर रह जाएगा तो b1 अपॉन b2, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो लाइन क्या हो गया, पैरेलल। कभी कभी क्वेश्चन भी दिया जाता है कि दो इक्वेशंस हैं, फाइंड वेदर दे आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट, कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब सीधा सीधा आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा आप चेक कीजिए कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 का रेशियो अगर सेम आ रहा है, मान लो इधर भी 1/2 आया, इधर भी 1/2 आया, इधर भी 3/7 आया, इधर भी 3/7 आया, इधर भी 2/5 आया, इधर भी 2/5 आया, तो हम कहेंगे दोनों क्या है, पैरेलल है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट को क्या कर देते हैं, इक्वल प्लस इक्वल टू 0 कर दे, यानी आपका a1 a2 प्लस b1 b2 का अगर वैल्यू 0 है तो आप बोलेंगे तो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या आना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो अगर इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो हम कहेंगे पैरेलल है। अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे क्या, परपेंडिकुलर है। लेकिन दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, क्या है, कोइंसिडेंट है, तो हमारा रेशियो क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों का रेशियो क्या है, सेम होना चाहिए, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, एक्चुअल में दोनों लाइन सेम ही है, यानी कोइंसिडेंट है, इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसका मतलब पहले लाइन का जो इक्वेशन की जो वैल्यूज है वो दोनों वो दूसरे लाइन के भी वैल्यूज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब a1 बाई a2 का जो रेशियो है, b1 बाई b2 का जो रेशियो है और c1 बाई c2 का जो रेशियो है,
वो तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर तीनों इक्वल आए तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या है, कोइंसिडेंट। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, एंगल बिटवीन लाइंस, है ना। अभी तक हम देख रहे हैं कि अगर एंगल का लाइंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P1 एंड x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू P2, है ना। इस फॉर्म में अगर हमारा दिया जाए तो सीधा सीधा एंगल का वैल्यू जो है ना अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए, मॉड में डाल दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस पॉइंट पे हम क्या क्या कंडीशंस पे हम क्वेश्चंस को या फिर हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मेरे पास दिए हैं, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा भी होगा, बट उसका यूसेज यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। इसका कैसे है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by 2, यानी a1 और a2 का रेशियो जो है, अगर b1 b2 का रेशियो नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो हम बोलेंगे उसका आंसर कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। सीधा क्वेश्चन आपके ऑप्शंस में रहते हैं कि दो इक्वेशन है, आप मुझे बताइए कि इसके क्या आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको यही चीज चेक करना होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होगा, जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा या सेम होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था एग्जाम में। नो सॉल्यूशन की बात करें कि पहले वाले नो सॉल्यूशन में बात करेंगे तो a1 by a2 और b1 by b2 की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, लेकिन c1 और c2 की वैल्यू सेम नहीं होगी, यानी दोनों चीजें जो है बहुत अलग अलग जगह पे जाके कट करेंगी लाइन को। इसीलिए हम कह सकते हैं कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्वेश्चंस देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया पॉइंट नंबर 14, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या लिखा है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसके अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर हमारे पास दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस 0। एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे c1 नहीं और यहाँ पे c2 भी नहीं है, यानी ये कैसा इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर एक सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये बात पता कैसे चलेगा, जब a1 by a2, a1 a2 का रेशियो जो है b1 b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन बहुत सारे आंसर्स निकलेंगे, सॉल्यूशंस निकलेगा, राइट, या रूट्स निकलेंगे। आप रूट्स तो नहीं बोलना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। कब निकलेंगे, जब a1 by a2 का रेशियो b1 और b2 का रेशियो इक्वल होगा। राइट, समझ पा रहे हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास दो इक्वेशन दिए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया है, तो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल अगर होंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि सिस्टम के पास, मतलब जो सिस्टम दिया है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है हमारा। अब नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब क्या है, लाइन पैरेलल है। अगर हमारे कोइंसिडेंट है, मतलब एक ही लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक लाइन के ऊपर तो बहुत ज्यादा लाइन हम खींच सकते हैं ना, जितना ज्यादा चाहेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सारा पॉइंट क्या करेगा, उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप कि बेसिक चीजें तो आपको क्लियर होगी पहले से। कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग, मतलब ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसका सिस्टम के पास, सिस्टम इक्वेशन का क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक है, यानी डिफरेंट सॉल्यूशन है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब कोइंसिडेंट है, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, इसका मतलब पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है 9x प्लस 4y इक्वल टू 15 के x प्लस 12y इक्वल टू 45 एंड कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंस लाइंस का अभी कंडीशन क्या देखा था, कोइंसिडेंस लाइन का कंडीशन ये है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है, अगर लाइंस क्या है हमारे कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू क्या,
B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। सही बात है, क्लियर है। अब मुझे बताए A1 क्या है हमारा, A1 क्या हो गया 9 है, A2 क्या है हमारा K है, समझ रहे हैं, A1 9 हो गया, A2 क्या हो गया K, ठीक है। B1 कितना है हमारा 4 है, B2 कितना है 12 है, C1 कितना है 15 है और C2 कितना है हमारा 45। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना, देखते हैं। तो A1 बाई A2 मतलब 9 बाई K इक्वल टू B1 बाई B2 4 बाई 12 इक्वल टू C1 बाई C2 14 बाई 15 बाई 45। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। किसी एक से भी आप सॉल्व करें तो एक ही बात है, 4 3 जा 15 1 जा 15 3 जा, है ना, क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, किसी एक को भी लेंगे तो 9 बाई K इक्वल टू 1 बाई 3, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 3 इज 27, क्या आ जाएगा 27, क्लियर है। तो 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 122 और 4x प्लस ky इक्वल टू 190 हैव यूनिक सॉल्यूशन फाइंड के। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, k इक्वल टू 5, k डज नॉट इक्वल टू 5, k इक्वल टू 6, k डज नॉट इक्वल टू 6। आप सीधी बात बताइए, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है जरा बताइएगा। यूनिक सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था कि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, सही बात है। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो a1 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है तो 4 है, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू डज नॉट होना चाहिए तो b1 का वैल्यू कितना है 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है k है ना, k, सही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 2 जा 4, तो 1 बाय 2 डज नॉट इक्वल टू 3 बाय k, तो k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा k डज नॉट इक्वल टू 6, और k डज नॉट इक्वल टू 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो कुछ चीजें टर्म्स ऐसे बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है कि कंडीशंस क्या है, तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। क्या बोल हो गया, 1 घंटा हो गया, अच्छा ठीक है, चलो ध्यान से। तो k का वैल्यू क्या है डज नॉट इक्वल टू 6, क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ये एनडीए के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एसएससी एनडीए रेलवे जो भी एग्जाम है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा लीजिए, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लो, ठीक है, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, पीडीएफ आएंगे, सारे जो डाउट्स है आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। फेसबुक का लिंक भी आपको दिख जाएगा, फेसबुक का लिंक भी आपको नीचे दिख जाएगा। ये वाला जो लेक्चर है एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में भी चल रहा है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप का जो लिंक है वो भी नीचे दिख जाएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तो आवाज़ और वॉइस ज़्यादा क्लियर होगा, तो जहाँ भी आप जाएंगे तो आराम से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, क्लियर है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और हम नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि थ्योरी का पार्ट आप लोग सेपरेट नोटबुक में बना लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, कोई भी फॉर्मूला भूलना नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट हमें भूलना नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। कोई आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो लोग भी पार्ट 2 देख रहे थे आज पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ताकि चीज़ें और भी आपकी क्लियर हो जाए। पार्ट 1 देख करके पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो बार बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक लिंक आता है अमी डाउनलोडर के नाम से, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।